पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन जो सॉल्व करे थे ना, बर्डन बाई कांस्टेंट फोर्स, बर्डन बाई कांस्टेंट फोर्स, जितना भी क्वेश्चन कराए अब तक हम लोग उसमें फोर्स का मैग्नीट्यूड, फोर्स का डायरेक्शन सभी कांस्टेंट था। अभी हम एक क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जिसमें फोर्स का डायरेक्शन बार बार क्या होगा, चेंज होगा और मैग्नीट्यूड वही रहेगा। फोर्स का सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा बार बार और उसका मैग्नीट्यूड वही रहेगा। ऐसा हम एग्जाम्पल पीछे दिए भी थे, वही क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। उसमें सिर्फ एग्जाम्पल देते, अभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सवाल है कि एक सर्कुलर आर्क है, कि जो एक सर्कुलर आर्क है आर रेडियस का, जो सर्कुलर आर्क है आर रेडियस का है। आर रेडियस वाला कोई एक आर्क है, सर्कुलर आर्क है, और इस पॉइंट का नाम हम ए रखे हैं और इस पॉइंट का नाम बी रखे। यहां पर एक ब्लॉक है, कोई ब्लॉक कोई भी मास का है, कोई दिक्कत नहीं उससे। और इस ब्लॉक में क्या है कि एक रस्सी बना हुआ है और एक आदमी इस बी पॉइंट पर बैठ करके रस्सी को खींच रहा है और उसके खींचने के कारण धीरे धीरे ब्लॉक ऊपर जा रहा है। आदमी रस्सी को खींचता जा रहा है, ब्लॉक धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। लेकिन ये बात बताया जा रहा है कि जो खींच रहा है रस्सी कि हमेशा कितना फोर्स लगाता है, एफ फोर्स। फोर्स के मैग्नीट्यूड में कोई गड़बड़ी नहीं है, नहीं चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड हमेशा एफ ही है। लेकिन आप ये देख पा रहे हो कि जैसे जैसे ब्लॉक आगे जाएगा फोर्स का डायरेक्शन बार बार चेंज होगा। तो हमें निकालना है कि इस फोर्स के द्वारा कितना काम हुआ। जब ये वस्तु को हम ए से कहां ले जा रहे हैं, बी पर, उस दौरान इस फोर्स ने कितना काम किया। काम तो और सारे फोर्स कर रहे होंगे, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहे होंगे, यहाँ एक नॉर्मल फोर्स काम करता होगा, फिर यहाँ पर अगर हम फ्रिक्शन दे तो एक फ्रिक्शन काम करेगा। तो बहुत सारा है और सारा फोर्स काम कर रहा है। हम बस ये पूछ रहे हैं कि एफ कितना फोर्स, ये जो एफ है वो मतलब जो है कितना काम कर रहा है। तो सवाल है कि फाइंड वर्क डन बाय एफ टू डिस्प्लेस a block from point A to point B। इस तरह से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इस रास्ता पर लेके चलने में इस फोर्स ने कितना काम किया। तो जनरली देखिए हम लोग ये बात बता चुके हैं कि W बराबर एफ डॉट एस या एफ एस कॉस थीटा, जो कुछ भी तब लगाना है जब फोर्स का मान एकदम कांस्टेंट हो, फोर्स वेक्टर ही कांस्टेंट। और अगर फोर्स बदले, कुछ भी बदले, तो आपको लगाना चाहिए एफ डी एस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। इस फॉर्मूला का हम लोग तब उपयोग करने के लिए बताए थे जब फोर्स का या तो मैग्नीट्यूड बदले या तो फोर्स का डायरेक्शन बदले। तो चूंकि यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन बार बार चेंज हो ही रहा है, तो हम लोग कोशिश करें कि W बराबर एफ डी एस कॉस थीटा का उपयोग करें। कहने का मतलब यहां से यहां तक जाने के दौरान कभी एक इंस्टेंट पर हम यह मान लें कि फोर्स क्या है, कांस्टेंट, और इसको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कराएं, एकदम इतना थोड़ा डिस्प्लेसमेंट कराएं ताकि उतना देर के लिए हम मान सकें कि फोर्स का मान कांस्टेंट रहा होगा। ऐसे तो फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है, तो खैर कुछ भी चेंज हो, मैग्नीट्यूड चाहे डायरेक्शन, चेंज ही कहेंगे इसको हम। तो चूंकि फोर्स का डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है इसलिए हम लोग डायरेक्ट एफ डॉट एस तो लगा नहीं सकते। तो हम ही करेंगे कि यहां से यहां तक चलने के दौरान किसी समय थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स को कांस्टेंट मान लेंगे और फॉर्मूला लगा लेंगे एफ डी एस कॉस थीटा, जिसे एफ एस कॉस थीटा लगता है जब फोर्स कांस्टेंट होता है। तो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एस के लिए हम फोर्स को कांस्टेंट मान के कांस्टेंट फोर्स जैसा ही फॉर्मूला लगा लेंगे, जिसे एफ एस कॉस थीटा हो, इसे लिखा है एफ डी एस कॉस थीटा। मतलब एफ एस कॉस थीटा तब लगाएं जब पूरे डिस्प्लेसमेंट में फोर्स कांस्टेंट, और हम तब का बात करें जब एकदम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में कि फोर्स का वैल्यू क्या रहा होगा, कांस्टेंट। और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का स्मॉल बर्डन जब निकल जाएगा फिर पूरा का इंटीग्रेशन करेंगे और हमारा बर्डन आ जाएगा। तो देखिए अब इसका सॉल्यूशन। हम यह मान रहे हैं कि जब ये ब्लॉक ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर बढ़ रहा होगा तो कभी तो यहां से
थीटा एंगल पर रहा होगा, थीटा एंगल पर रहा होगा। थीटा का मान 0 से 90 तक जाना है, ये बात हमको पता है। जब ब्लॉक ए पर होगा थीटा का मान 0 होगा, जब ब्लॉक बी पर जाएगा थीटा का मान 90 हो जाएगा। तो चूंकि बार बार फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए हम किसी इंस्टेंट का पहले बात कर रहे हैं। इस जाने के प्रोसेस के दौरान कभी तो ये ब्लॉक यहाँ रहा होगा, जिस समय ब्लॉक यहाँ रहा होगा ये तो रेडियस आर ही होगा। जिस समय ब्लॉक यहाँ रहा होगा उस समय हम देखें तो फोर्स का डायरेक्शन ऐसा है, ये हमारा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और हम यह मान लें कि जो फोर्स का डायरेक्शन है इधर ही रहेगा हमेशा, और इसका मैग्नीट्यूड तो एफ है, लेकिन ये जो है ब्लॉक यहां से जस्ट अगर मान लो कि थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट और अगर चले डीएस, डीएस का मान बहुत छोटा है, 0.00001 मीटर जैसा, एकदम बहुत छोटा। समझो कि एकदम सुई का नोक जैसा हम लोग बात कर रहे हैं, एकदम कि ब्लॉक को एकदम हल्का सा डिस्प्लेस कराया गया। तो ये जो थीटा का मान है हल्का सा इंक्रीज किया होगा, इतना कम इंक्रीज किया होगा कि हम ये मान सकते हैं कि ये जो एंगल है हमारा कितना है, डी थीटा। और सच्चाई अगर देखो तो ई लाइन ऐसा समझना कि एकदम आपस में क्या है, एकदम सटा हुआ। इतना कम डी थीटा का मान होगा, क्योंकि डी थीटा का मान छोटा होगा तभी तो डीएस छोटा होगा। अगर ज्यादा थीटा ले लेंगे तो ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा और फिर फोर्स का डायरेक्शन एकदम बदलता हुआ साफ नजर आएगा। हम डीएस इतना छोटा लिए हैं, डी थीटा इतना छोटा लिए हैं ताकि हम यह कह सकें कि फोर्स का जो डायरेक्शन है एफ, मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन है चेंज होने वाला नहीं है जब ब्लॉक यहां से यहां तक जाता होगा। जब इस डिस्टेंस को ट्रेवल करता होगा ब्लॉक, उस दौरान हम यह मान के चलेंगे कि फोर्स का डायरेक्शन हमेशा इधर ही रहा होगा। और अभी निकाल लेते हैं कि यहां से यहां तक जाने के दौरान इसने कितना वर्क डन किया, और हम यह मानते हुए निकाल रहे हैं कि फोर्स यहां से यहां तक क्या है, कांस्टेंट। यहां से यहां तक चलने के दौरान फोर्स का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सब यही है। तो यहां से यहां तक चलने का अगर आप डी डब्ल्यू निकालना चाहते हैं तो लगाइए एफ एस कॉस थीटा। एफ तो हो गया एफ, डिस्प्लेसमेंट हो गया डीएस, और अगर हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा अच्छा से बात करें तो यह है मेरा डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यह है मेरा डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि जब सर्कुलर पाथ पर चल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कौन देगा, टेंजेंट ही देगा। और मान लो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का कोण मान लो कि अल्फा है, तो यहां पर लिखाना चाहिए कॉस अल्फा। हो गया एफ एस कॉस थीटा जैसा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल वाला कॉस वाला वैल्यू। और ये जो बर्डन निकलेगा यहां से यहां तक का निकल के आएगा। तो डीएस का मान पहले लिख लो, डीएस का मान आपको पता है ये होगा आर डी थीटा, क्योंकि इधर भी आर इधर भी आर, ई एंगल थीटा, तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हम जानते हैं आर डी थीटा। यहाँ हो जाएगा एफ, यहाँ हो जाएगा आर डी थीटा। अब बचा कॉस अल्फा, कॉस, अब अल्फा का मान निकालते हैं कि कितना होगा। अब आप समझो कि ट्रायंगल ओ बी सी में, अगर इस पॉइंट का नाम हम सी ले लें, तो ट्रायंगल ओबीसी में, ट्रायंगल ओबीसी में क्या है कि ओबी वाला साइड और ओसी वाला साइड दोनों बराबर। ट्रायंगल ओबीसी में क्या है कि ओबी वाला साइड और ओसी वाला साइड दोनों बराबर, ये भी आर और ये भी आर। तो ये पक्का है कि इस ओबी के सामने वाला एंगल और इस ओसी के सामने वाला एंगल दोनों आपस में बराबर होंगे। ऐसा हम लोग बोल रहे हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के आधार पर, जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो उसका दो कोण भी आपस में बराबर होगा। तो इसके सामने का ये वाला एंगल और इसके सामने का ये वाला एंगल बराबर होगा। अच्छा, दूसरी बात, ये चूंकि थीटा है तो हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अभी 90 माइनस थीटा और ई वाला एंगल और ई वाला एंगल जोड़ के आना चाहिए 180। अब ई एंगल चूंकि 90 माइनस थीटा है तो ई दोनों मिला के होना चाहिए 90 प्लस थीटा, ताकि 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। तो 90 माइनस थीटा और 90 प्लस जोड़ेंगे तो 180 आएगा। इसका मतलब 90 माइनस थीटा, इसका मतलब दोनों मिला के होगा 90 प्लस थीटा। और हम जानते हैं कि दोनों कोण बराबर है, इसका मतलब ये भी होगा 90 प्लस थीटा बटा 2, और ये भी एंगल हो जाएगा 90 प्लस थीटा बटा 2। तो 90 प्लस थीटा बाई 2 का मतलब आप क्या समझते हैं, 90 प्लस थीटा बाई 2 का मतलब हम समझते हैं कि 45 प्लस थीटा बाई, इसका मतलब ई एंगल है 45 प्लस थीटा बाई 2। जबकि हम कह सकते हैं कि टेंजेंट वाला लाइन, ये जो टेंजेंट वाला लाइन है और ये रेडियस है, आपस में तो परपेंडिकुलर होते हैं। जब ये परपेंडिकुलर होते हैं तो ई वाला एंगल और ये अल्फा मिला के आना चाहिए 90। इसका मतलब 45 प्लस थीटा बाई 2
और प्लस अल्फा बराबर आना चाहिए 90, तो अल्फा बराबर आ जाएगा 45 माइनस थीटा बाई 2। इसे हम लोग फिजिक्स की भाषा में लिखें 45 को तो पाई बाई 4, क्योंकि एंगल तो रेडियन में लिखाता है, तो पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। ये हमारा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए बर्डन का मान आ गया। अब अगर पूरा बर्डन निकालना है तो हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन। तो कुल बर्डन निकालने के लिए जैसे एफ आर कॉस पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, और यहाँ पर एक डी थीटा है जिसको हम साइड में लिख लेते हैं और करेंगे इसका इंटीग्रेशन थीटा इज इक्वल टू 0 से लेकर के थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 तक, मतलब 90 तक। इस तरह से एफ आर तो बाहर चला आएगा, कांस्टेंट है, तो बाकी कॉस थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा वो तो होगा साइन थीटा, और इंटीग्रेशन का रूल है कि जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं उसके कोफिशिएंट से गुणांक से भाग देते हैं। थीटा का गुणांक माने कोफिशिएंट -1/2 है, तो -1/2 से यहाँ भाग देंगे और वैल्यू पुट करेंगे 0 से पाई बाई 2 तक। तो एफ आर हम चाहें तो इसको माइनस को बाहर ले आओ तो -2f r, और एक बार थीटा का वैल्यू पुट करेंगे पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 पुट करेंगे तो पाई बाई 4 ऑटोमेटिक बन जाएगा। साइन पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 बराबर 0, साइन 0 0। अब एक बार पुट करेंगे यहाँ पर 0, तो साइन पाई बाई 4 बचेगा जिसका मान 1/√2। इस तरह से माइनस माइनस प्लस, √2 से 2 कटेगा तो √2 और एफ आर। इस तरह से हमारा बर्डन का वैल्यू आएगा √2f r। तो एक ऐसा सवाल था जिसमें फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो रहा था, फोर्स का मैग्नीट्यूड वहीं का वहीं है। खैर मैग्नीट्यूड चेंज हो डायरेक्शन हम बार बार बोल रहे हैं। थोड़े से डिस्प्लेसमेंट के लिए पहले आप बर्डन का मान निकालें, यह मानते हुए कि फोर्स उस डिस्प्लेसमेंट तक क्या है, कांस्टेंट ही है, और लगाएं फॉर्मूला एफएस cos थीटा जैसा। लेकिन चूंकि आप थोड़ा सा डिस्टेंस के लिए फोर्स कांस्टेंट मान रहे हैं तो एफ डीएस cos थीटा जैसा लगाइए, और फिर उसका इंटी आ गया पूरा का पूरा बर्डन। चलो देखो अभी हम जो कुछ क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, बर्डन बाई फ्रिक्शन, बर्डन बाई फ्रिक्शन, स्पेशल सिर्फ फ्रिक्शन का। हम लोग शुरुआती दौर में भी बर्डन बाई फ्रिक्शन कर चुके हैं, जब हम पढ़ रहे थे बर्डन बाई कांस्टेंट फोर्स। जब बर्डन बाई कांस्टेंट फोर्स पढ़ रहे थे उस दिन उसमें बर्डन बाई एमजी, बर्डन बाई नॉर्मल, बर्डन बाई फ्रिक्शन चल ही रहा था। उसी में कुछ और जो सवाल है इस ढंग का, जितना भी फ्रिक्शन से रिलेटेड सवाल है। बर्डन बाई फ्रिक्शन सिंपल एक सवाल, जैसे कि मान लिया जाए कोई एक ब्लॉक है 2 किलोग्राम का, और यहाँ पर म्यूएस का वैल्यू है मान लिया 0.6 और म्यू का वैल्यू है मान लिया जाए कि 0.4, और हम यहाँ पर लगा रहे हैं फोर्स कितना न्यूटन, 10 न्यूटन, और मान लिया पूछा जाए हमसे कि बर्डन बाई फ्रिक्शन, बर्डन बाई फ्रिक्शन। तो सबसे पहले तो चेक करना पड़ेगा ना कि बॉडी चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये थोड़ा सा पढ़ने से फ्रिक्शन का थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा, जो हम लोग फ्रिक्शन में बात करते थे यहाँ भी करेंगे। तो 2 किलोग्राम का ब्लॉक है, 10 न्यूटन का यहाँ फोर्स लग रहा है। तो सबसे पहले आप इस तरह के क्वेश्चन को आपसे पूछा जा रहा है बर्डन बाई फ्रिक्शन, तो बर्डन बाई फ्रिक्शन पूछा जा रहा है। सबसे पहला बात तो यह है कि चेक करना है कि बॉडी चल रहा है या नहीं। ये चेक करने के लिए पहले हम सबसे पहले एफएस मैक्सिमम निकालते हैं, और जिसका फार्मूला हम लोग लिखते हैं म्यू एस एन, जैसे फ्रिक्शन का बात है, म्यू एस हो गया 0.6, एन का मान हो गया 2 किलोग्राम का बेस, इस तरह से आ जाएगा ये 12 न्यूटन। मतलब ये 12 न्यूटन के पहले चलने वाला, क्योंकि 10 न्यूटन जो फोर्स है लेस देन है 12 न्यूटन, इसका मतलब बॉडी मूव नहीं करेगा, दैट इज ब्लॉक डज नॉट मूव, ब्लॉक डज नॉट मूव, इसका मतलब ब्लॉक मूव ही नहीं करेगा। जब ब्लॉक मूव ही नहीं करेगा तो फिर बर्डन तो होगा नहीं। तो खैर ये बताओ कि अगर ये ब्लॉक मूव नहीं करा, इसका मतलब बताओ फ्रिक्शन का वैल्यू कितना रहा होगा, 10 न्यूटन। ये तो फ्रिक्शन का बात है। जब आप चेक कर लिए कि 12 न्यूटन कम से कम चाहिए चलने के लिए, यहाँ लग रहा है मात्र 10 ही न्यूटन, ये चलेगा नहीं, इसका मतलब कितना लग रहा है फ्रिक्शन, 10 ही, आगे 10 तो फिर पीछे भी। तो अभी फ्रिक्शन के बारे में अगर पूछे कि कितना फ्रिक्शन काम कर रहा है पीछे, बोले 10 न्यूटन, लेकिन बर्डन बाई को फ्रिक्शन पूछे तो 0। और एक ऐसा फ्रिक्शन है हम लोग का स्टैटिक फ्रिक्शन इसको बोलते हैं, और पता है ना स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। ये मेरा लिमिटिंग फ्रिक्शन, हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन चेक किया, कितना आया 12 न्यूटन। मैंने 12 न्यूटन के पहले चलने को तैयार नहीं होगा, यहाँ लग रहा है मात्र
10 न्यूटन तो चलेगा तो है नहीं, इसका मतलब पीछे की फ्रिक्शन कितना काम करेगा 10 न्यूटन। और हम देख रहे हैं कि बॉडी चलने को तैयार है नहीं, आज चल भी नहीं रहा है, इसका मतलब बर्डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू 0। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा किया गया बर्डन का मान कितना होता है हमेशा 0। इसी बात का ही पता चला। जब बर्डन हो ही नहीं रहा है तो फिर क्या निकालें, अगर वास्तव में तो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं, ऐसे तो mg लग रहा है, n लग रहा है, जब वास्तव में डिस्प्लेसमेंट है तो फिर mg लगे चाहे n लगे, कोई काम होने वाला है नहीं। और अगर डिस्प्लेसमेंट होता भी फिर भी mg और n तो काम करता नहीं, क्योंकि mg नीचे है और n, और बॉडी का चलता भी तो कहाँ चलता, सामने चलता। इसी सवाल को हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं कि मान लिया जाए कि आगे 10 न्यूटन की जगह 20 न्यूटन लगने लगे और म्यूएस का वैल्यू वही 0.6 और 0.4 रहे। तब आपसे पूछा जाए कि बर्डन बाई फ्रिक्शन इन 2 सेकेंड, बर्डन बाई फ्रिक्शन इन 2 सेकेंड, कि 2 सेकेंड में बताओ फ्रिक्शन ने कितना काम किया। तो सवाल को पहले चेक करेंगे भाई कि बॉडी चलने वाला है या नहीं। तो सबसे पहले हमारा काम वही है जो हम लोग कर चुके हैं, एफएस मैक्सिमम निकालते हैं और उसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं म्यूएस एन, म्यूएस का वैल्यू 0.6, एन का वैल्यू 20, इस तरह से फिर से आएगा 12 न्यूटन और आगे लग रहा है यहाँ तो 20 न्यूटन बड़ा ना हुआ 12 न्यूटन से, इसका मतलब फ्रिक्शन जितना अपना मैक्सिमम क्षमता लगाने वाला था वो फेल कर जाएगा, आगे 20 लग चुका है, इसका मतलब बॉडी मूव करेगा, लिखेंगे दैट इज ब्लॉक मूव, ब्लॉक। जब ब्लॉक मूव करेगा तो फ्रिक्शन कितना लगेगा एफ के, कौन लगेगा एफ के बराबर म्यू के एन, म्यू के का मान 0.4, एन का मान 20, इस तरह से आ जाएगा ये 8। इसका मतलब जब भी ब्लॉक चलेगा तो पीछे कितना काम करेगा 8 न्यूटन काम करेगा। तो हमें यही जानना है कि 8 न्यूटन ने कितना वर्क डन किया। ये बात हम समझ गए, जब भी ब्लॉक चलेगा तो आगे लगेगा 20 न्यूटन और पीछे लगेगा इसका 8 न्यूटन, जिसका नाम होगा एफ के, 2 किलोग्राम का ही ब्लॉक है, सही कि नहीं। तो 20 माइनस 8 बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन, तो हो गया 16, नहीं 12, 12 बटे 2 बराबर 6, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से ये वाला ब्लॉक चल रहा है आगे। तो बताओ कि 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, बोले यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस तरह से चला कितना मीटर ही 12 मीटर, 12 मीटर ना। अब निकाल लो बर्डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा, बोले एफ किधर है 8 न्यूटन पीछे ना, और चलेगा कहाँ ही आगे, और फिर यहाँ हो जाएगा cos 100 तो बराबर 12 गुने 8 96 माइनस 96 जूल फ्रिक्शन ने काम किया, कितना काम किया माइनस 96 जूल। अगर इसमें कोई पूछ दे कि बर्डन बाई ग्रेविटेशन, आप जानते हैं 0, बर्डन बाई नॉर्मल आप जानते हैं 0, क्योंकि जब आगे चलेगा तो mg नीचे और n ऊपर, ये तो 90 डिग्री बात हो जाएगा, फोर्स इधर है डिस्प्लेसमेंट इधर 90 डिग्री cos 90 का मान 0, n ऊपर है डिस्प्लेसमेंट इधर cos 90 का मान 0, इस तरह से हम देखेंगे खाली फ्रिक्शन काम करेगा माइनस 96 जूल। अच्छा थोड़ा सा अगर मान लिया हम लिखें कि बर्डन बाई ऑल फोर्स तो फिर आएगा माइनस 96 जूल, माइनस 96 जूल, इसका मतलब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बराबर 96 जूल, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बराबर 96 जूल, मतलब कि 2 सेकंड के बाद इसका एनर्जी 96 जूल बर्बाद हुआ हो, 96 जूल। ये तो देख लेने वाली बात है, जब शुरुआत में ब्लॉक चलना ही शुरू किया था उस समय तो वेलोसिटी 0 होगा तो काइनेटिक एनर्जी का मान भी 0 होगा। 2 सेकंड के बाद 2 सेकंड के ई वाला 2 किलोग्राम के ब्लॉक के पास एक वेलोसिटी आ गया होगा v बराबर u प्लस a इंटू टी, और कितना आ गया होगा 12 मीटर पर सेकेंड, और काइनेटिक एनर्जी हो गया होगा हाफ m 12 का स्क्वायर, सही कि नहीं। तो अच्छा एक चीज हम लोग मिस कर रहे हैं यहाँ पर, बर्डन बाई 20 न्यूटन, बर्डन बाई 20 न्यूटन, 20 न्यूटन नहीं जोड़े, 20 न्यूटन कितना काम करेगा 20, अचला कितना तो 20 12 दूनी 24, 240 जूल, इसलिए माइनस 96 जूल प्लस 240 जूल आ जाएगा बराबर 144 जूल, 100 तो लॉस नहीं हो, क्या होगा गेन हुआ काइनेटिक एनर्जी का, क्या हुआ गेन हुआ काइनेटिक एनर्जी का, और सच में यहाँ पर आ जाए कितना ही 144, सही कि नहीं। तो फ्रिक्शन जो काम करता है उसके साथ एनर्जी लॉस होता है
और ये जो काम किया 20% एनर्जी क्या हुआ है, गेन। लेकिन अगर फाइनली देखा जाए तो गेन ही हुआ है, क्योंकि ज्यादा और ये वाला कम है। यह है कि नहीं? पीछे भी ऐसा सवाल करवा चुके हैं हम लोग, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ्रिक्शन का काम बढ़ जाता है कि हम ही को चेक करना पड़ता है कि बॉडी चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर चल रहा है तो कितना फ्रिक्शन होगा, नहीं चलेगा तो कितना फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ गया। एक सवाल है फ्रिक्शन से कि मान लिया जाए कि एक 2 किलोग्राम के ब्लॉक को आप दे दिए 10 का स्पीड, 10 का स्पीड दे दिए, तो कुछ समय के बाद क्या हुआ कि फ्रिक्शन के कारण बॉडी आ गया रेस्ट में। 10 मीटर पर सेकेंड का हम स्पीड दे दिए और फ्रिक्शन कारण बॉडी क्या आ गया, रेस्ट में। और मान लो कि म्यू का मान यहां पर कितना है, 0.2, 0.2। तो हम ही निकाल सकते हैं, हम ही निकालने वाले हैं कि जब ये रुक रहा था उस दौरान फ्रिक्शन ने कितना काम किया। हम निकाल सकते हैं कि जब ये रुक रहा था उस दौरान फ्रिक्शन ने कितना काम किया। तो फ्रिक्शन ने कितना काम किया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, पहले तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए, फिर क्या चाहिए, हाँ कि कितना दूर चलने के बाद ही रुक जाएगा। हम ही निकाल रहे हैं कि अगर 10 मीटर पर सेकेंड इसको दिया जाए, 10 मीटर पर सेकेंड इस ब्लॉक को अगर दे दिए हम एक रुखड़ा सतह पर, तो कुछ दूर चलने के बाद क्या होगा, रुकेगा। तो बताइए कि इस दौरान फ्रिक्शन ने कितना काम किया। हम जो क्वेश्चन इस ढंग से बता रहे हैं, लेकिन जो निष्कर्ष निकलेगा मेन उसका बात करेंगे हम लोग। तो सिंपल पे तो ये सोल्व कर लेना चाहिए हम लोग को, यहाँ फ्रिक्शन कितना काम करेगा। बोले अब बराबर म्यू एन, म्यू का मान 0.2, एन का मान 2 का 20, इस तरह से कितना न्यूटन आएगा, ये 4 न्यूटन। अब इस 4 न्यूटन चूंकि पीछे काम कर रहा है, तो मास इंटू एक्सीलरेशन बराबर हम 4 लिखें तो ए का मान तो आ जाएगा 4 बटे मास बराबर 2। इसका मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के डिसीलरेशन से, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के डिसीलरेशन से कहाँ काम करेगा, ये पीछे ना। ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे रुक रहा है। तो हम जानना चाहते हैं कितना दूर चलने के बाद ही रुकेगा, और फॉर्मूला लगाएंगे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, और v का मान आ जाएगा 0, u का मान 10 का स्क्वायर 100 और a का मान -2, a का मान -2 क्योंकि ये जो कहाँ लग रहा है पीछे, और यहाँ पर s, इस तरह से इसका वैल्यू आ जाएगा 100 बटे 4 बराबर 25 मीटर। 25 मीटर हो गया। अब हम निकाल देते हैं बर्डन बाई फ्रिक्शन फोर्स बराबर, पीछे कितना लगा फ्रिक्शन फोर्स 4, कितना आगे चला बड़ी 25, और cos 180 बराबर -100 जूल, -100 जूल। इसका मतलब है कि फ्रिक्शन ने कितना काम किया, -100 जूल, -100 जूल। अगर इसमें पूछे कि ग्रेविटेशन ने कितना काम किया, 0। नॉर्मल ने कितना काम किया, 0। नॉर्मल किसे काम करेगा, ऊपर लगेगा, ग्रेविटेशन कहाँ लगेगा, नीचे, और डिस्प्लेसमेंट इधर है बड़ी का, तो हमेशा बनेगा 90 डिग्री। इस तरह से आएगा कितना ही 0। और अगर बर्डन बाई ऑल फोर्स देखा जाए, बर्डन बाई ऑल फोर्स देखा जाए कितना आया, -100 जूल। बर्डन बाई ऑल फोर्स भी अगर हम निकालें तो कितना आएगा, ये बर्डन बाई ऑल फोर्स बराबर -100 जूल। इसका मतलब लॉस इन काइनेटिक बराबर कितना आएगा, 100 जूल। 100 जूल लॉस हुआ, और आप देख भी रहे हैं कि 100 जूल लॉस हुआ। यहाँ काइनेटिक एनर्जी देख लो, हाफ गुने 2 गुने 10 स्क्वायर। अगर यहाँ काइनेटिक एनर्जी निकाल के देखो तो कितना आएगा, हाफ गुने 2 गुने 10 स्क्वायर 100 आएगा। यहाँ तो वेलोसिटी 0, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर, तो 100 जूल से आ गया कई जूल पर, 0 जूल पर। इसका मतलब लॉस हुआ, ठीक है नहीं। और कराते हैं थोड़ा फ्रिक्शन वाला, चलो देखो यहाँ मान लो कि m किलोग्राम का एक ब्लॉक है और ये आगे की तरफ जा रहा है, कितना दूर चलाई, l दूरी। तो यहाँ फ्रिक्शन काम करता होगा, हाँ, बट इधर मूव कर रहा है, मूव इधर कर रहा है। अब फ्रिक्शन कहाँ काम कर रहा है, पीछे। तो और ये तो रफ सरफेस है, इसका मतलब तो ना काम कर रहा है पीछे। हम ये जानना चाहते हैं कि किसी रफ सरफेस पर, इसको आप फार्मूला की तरह भी बाद में यूज कर सकते हैं, ध्यान से।
हम ही जानना चाहते हैं कि हम मास के ब्लॉक को जब किसी रफ सरफेस पर कितना दूर लेके जाते हैं, एल, उस दौरान फ्रिक्शन कितना काम करता है। तो बर्डन बाई फ्रिक्शन बराबर फ्रिक्शन फोर्स पीछे, वस्तु गया आगे, अब इसमें cos 180, इसलिए माइनस एफ इंटू एल आई एफ बराबर म्यू एन आई इंटू एल, तो म्यू आई एन बराबर आई इंटू, तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं माइनस म्यू एम जी एल, कि किसी भी सरफेस पर अगर कोई ब्लॉक चला है तो फ्रिक्शन उस पर कितना काम किया होगा, माइनस म्यू एम जी एल, सही कि नहीं। अगर कोई एक सिंगल ब्लॉक के बराबर एम जी होगा, अब ब्लॉक पर ब्लॉक रहेगा तो फिर एन बराबर एम जी नहीं होगा, दोनों का m1g प्लस m2g। तो जो हम बता रहे हैं थोड़ा इससे क्वेश्चन नहीं है, लेकिन रियाज करते करते थोड़ा फार्मूला की तरह याद हो जाए तो बड़ा बड़ा सवाल में हम लोग लगा पाएंगे कि एम मास के ब्लॉक को किसी रफ सरफेस पर जब हम लेके जाते हैं तो फ्रिक्शन के द्वारा कितना बर्डन होता है, माइनस म्यू एम जी एल, ठीक है। इसी से रिलेटेड थोड़ा ये कि मान लें कि एक सरफेस है, मान लो कोई एक रफ सरफेस है, इस पर कोई ब्लॉक यहां रखा हुआ था, इस रफ सरफेस पर एक मान लो कि जमीन पर कोई एक रुखड़ा सतह रखा हुआ है या जमीनी रुखड़ा है, वहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है m किलोग्राम का, और इस ब्लॉक को हम घसीटते घसीटते यहां से यहां ले गए, कितना डिस्टेंस L1, फिर यहां से यहां घसीटते घसीटते ले गए कितना डिस्टेंस L2, उसी ब्लॉक, इसी एम मास के ब्लॉक को हम पहले ले गए घसीटे कितना डिस्टेंस L1 और फिर ले गए, और रफ सरफेस का जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है, म्यू ही है। ये जो सतह है प्लेट रफ सरफेस, उसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है, और आप एक ब्लॉक को ऐसे ले गए पहले L1 और फिर L2, ये ऊपर नीचे नहीं ले गए हैं, समझिए कि एक सरफेस है ऐसे, इस सरफेस पर पहले हम ब्लॉक को यहां से ले गए यहाँ L1 और फिर यहां से यहां ले गए L2, ऐसे पहले कहां ले गए L1, फिर कहां ले गए L2, जमीन पर रगड़ खाते हुए गया। इस दौरान फ्रिक्शन ने कितना काम किया। अच्छा, अभी आप जानते हैं कि जब आप सीधा चल रहे थे एकदम स्ट्रेट लाइन की तरफ तो कितना आंसर आया था, माइनस म्यू एम जी एल। इस तरह से यहां तक का तो सवाल सोल्व कर सकते हैं कि यहां से यहां तक जाने का बर्डन बाई फ्रिक्शन होगा माइनस म्यू एम जी एल वन, और यहां से यहां तक अगर देखा जाए तो आंसर आएगा माइनस म्यू एम जी एल टू। तो जो भी आंसर आएगा, लेकिन यही आएगा कि माइनस म्यू एम जी इंटू L1 प्लस L2, सही कि नहीं। आप ऐसे नहीं लगा सकते डायरेक्ट कि L1 L2 और निकाल लो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट, लगा दो फॉर्मूला F डॉट S। आप ही कह सकते हैं कि फ्रिक्शन तो फोर्स जो होता है कांस्टेंट होता है, बोले हाँ कांस्टेंट होता है, F बराबर म्यू के एन, म्यू के बदलेगा एन बदलेगा तो कांस्टेंट है ही है, और हमेशा पीछे ही लग रहा है, बोले हाँ पीछे ही लग रहा है। तो इस केस में फ्रिक्शन को कांस्टेंट फोर्स कह सकते हैं कि यहाँ फ्रिक्शन कांस्टेंट फोर्स है, ना तो इसका मैग्नीट्यूड बदलेगा ना डायरेक्शन, इसलिए हम लगाएं भी एफएस cos थीटा। यहाँ नहीं लगा सकते हैं कि एफएस cos थीटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, ऐसा नहीं लगा सकते यहाँ पर कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। क्यों? क्योंकि इस पूरे प्रोसेस को देखा जाए तो जब ये ब्लॉक इधर जाता होगा तो फ्रिक्शन इसके अपोजिट काम करता होगा, आज जब ब्लॉक इधर जाता होगा तो फ्रिक्शन इसके अपोजिट काम करता होगा। मतलब इस होल प्रोसेस में फ्रिक्शन अपना डायरेक्शन क्या किया है, चेंज किया है। हाँ, यहां से यहां तक चलने में फ्रिक्शन अपना डायरेक्शन चेंज नहीं किया, यहां से यहां तक चलने में फ्रिक्शन ने अपना डायरेक्शन चेंज नहीं किया, हमेशा पीछे ही लगते रहेंगे। लेकिन यहां से चलने में फिर इधर लगेगा ना, तो यहां से यहां तक हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट है, यहां से यहां तक हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट है। इस होल प्रोसेस को नहीं कह सकते कि फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट है। अगर इस होल प्रोसेस में फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट होता तो फिर लगाते F डॉट S, F फोर्स का मैग्नीट्यूड, IS होता डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, जबकि हम यहाँ पर डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं L1 प्लस L2। ऐसा इसीलिए क्योंकि बार बार फ्रिक्शन अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, यहाँ इधर काम करेगा फ्रिक्शन, यहाँ इधर काम करेगा फ्रिक्शन, इसलिए इसका अलग सोल्व किया और इसका अलग सोल्व। इसी में थोड़ा और ऐसा देखो कि मान लिया जाए वही प्लेट है रफ सरफेस,
जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है और यहाँ पर एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ, वही एम मास का ब्लॉक जो पीछे सवाल में रखा हुआ था। आपको इस ब्लॉक को ऐसे ले गया, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट, जैसे तैसे ले गया एम मास के ब्लॉक। लेकिन हमें ही पता है कि जो रास्ता है, इसकी लंबाई, कहने का मतलब जो है डिस्टेंस, जिसे दूरी बोलते हैं, वो कितना है, एल। डिस्प्लेसमेंट एल नहीं है, यहां से यहां तक का डायरेक्ट मिलाएंगे तो एल नहीं आएगा। ये जो रास्ता, जिस रास्ता के थ्रू आप जा रहे हैं, वो कितना है, एल। तब वर्क डन बाई फ्रिक्शन बराबर, फिर से आंसर आएगा माइनस म्यू एम जी एल। बोले ऐसा इसलिए, आप सोचो कि जो रास्ता है, ये जो रास्ता है ऐसा, ये जो रास्ता है डिस्टेंस है, वास्तव में आप ये सोच सकते हैं कि जो रास्ता है अनंत छोटे छोटे पार्ट का हिस्सा होगा। इन्फिनाइट छोटा छोटा स्ट्रेट लाइन मान लो, इन्फिनाइट छोटा छोटा स्ट्रेट लाइन मान लो, इन्फिनाइट छोटा छोटा स्ट्रेट लाइन मान लो। इसमें इन्फिनाइट स्ट्रेट लाइन है और हर एक स्ट्रेट लाइन का लंबाई कितना है, डीएल। तो क्या ऐसा ऐसा क्वेश्चन इसमें इन्फिनाइट बार होगा? बशर्ते कि सिर्फ एल के जगह क्या लिखाएगा, डीएल। है तो रास्ता टेढ़ा मेढ़ा ही, लेकिन क्या इस टेढ़ा मेढ़ा रास्ता को ऐसे तो बोल सकते हैं कि इसमें इन्फिनाइट स्ट्रेट लाइन छोटे छोटे। तो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पर जब भी चलता होगा तो आंसर आना चाहिए माइनस म्यू एम जी डीएल, माइनस म्यू एम जी डीएल। फिर अगला स्ट्रेट लाइन का माइनस म्यू एम जी डीएल, फिर अगला का माइनस म्यू एम जी डीएल, ऐसा ऐसा इन्फिनाइट बार। जितना बार आप डीएल 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 इसको माने होंगे उतना बार इस तरह से माइनस म्यू एम जी कॉमन हो जाएगा और डीएल 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 जुड़ता जाएगा और डीएल 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 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, एल। हम इस डीएल डीएल वेक्टर को नहीं जोड़ रहे हैं, डीएल डीएल मैग्नीट्यूड को जोड़ रहे हैं, तो क्या आएगा वो, डिस्टेंस। इस तरह से आंसर आएगा माइनस म्यू एम जी एल। मतलब कि माइनस म्यू एम जी इंटू पाथ का लंबाई, माइनस म्यू एम जी इंटू पाथ का लंबाई, माइनस म्यू एम जी इंटू पाथ का लंबाई, जिस पाथ पर वो चला। डिस्टेंस लेना होता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि फ्रिक्शन अपना डायरेक्शन बार बार क्या करता है, चेंज। जैसी रास्ता आपने चेंज किया, डायरेक्शन चेंज। हाँ, एक स्ट्रेट लाइन पर लेके जाइए तो लगाइए एफ एस कॉस थीटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ऐसे अगला सवाल, नींद आ रहा है तुमको, पानी पी ले जा करके, जा पी लो एक बार। चलो यहां देखो, मान लें कि एक इंक्लाइन प्लेन है, क्या एक इंक्लाइन प्लेन है, मान लें क्या इंक्लाइन प्लेन है, ये है और इंक्लाइन प्लेन फिक्स है और यहाँ एंगल थीटा है, आई रफ सरफेस है, इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू और यहाँ एक एम मास का ब्लॉक है और नीचे का जो इसका बेस है, बेस उसकी लंबाई है एल। नीचे का जो इसका बेस है उसका लंबाई कितना है, एल। एक फिक्स इंक्लाइन प्लेन है जिसका इंक्लाइनेशन थीटा है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है, पीले कस के आई एम मास का यहाँ पर ब्लॉक रखा हुआ है। हम ये जानना चाहते हैं कि जब ये ब्लॉक फिसल करके ए से कहां तक आएगा, बी तक, इस दौरान फ्रिक्शन ने कितना काम किया। ये ब्लॉक कहां से कहां आएगा, ए से बी तक, तब फ्रिक्शन ने कितना काम किया। सवाल है कि फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ड्यूरिंग when block moves from A to B। बर्डन बाय फ्रिक्शन फोर्स बताना है जब ब्लॉक ए से कहां रहा था, बी पर, तब बताना कि फ्रिक्शन ने कितना काम किया। इस तरह का विचार पढ़ते पढ़ते हमको ये बात समझ में आ जाता है कि आंसर बराबर माइनस म्यू एम जी एल, और सबको लगता है कि यहां से यहां तक हम आए हैं तो डिस्टेंस तो ही हुआ, डिस्टेंस यही हुआ। और लेकिन आप अगर इस तरह से सोचते हैं कि माइनस म्यू एम जी एल का मतलब माइनस म्यू एम जी और डिस्टेंस ले लेंगे ही,
तो ये गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि फ्रिक्शन का फॉर्मूला यहाँ म्यू एन जो होगा वो एन का मान mg नहीं आएगा। जब ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा होता तब होता है एन बराबर mg। ये तो इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ है, तो आपको इतना तो जानकारी जरूर होगा कि इस केस में होता है n बराबर mg cos थीटा। n बराबर क्या होता है? mg cos थीटा होता है इसमें। n बराबर हॉरिजॉन्टल सरफेस पर होता है n बराबर mg, इंक्लाइन प्लेन पर n का मान होता है mg cos थीटा। इससे बेसिक बात है, हम लोग पहले पढ़ते थे कि यहाँ पर mg इक्वल एंगल थीटा, इसको तोड़ो, एक mg cos थीटा और एक mg sin थीटा, तो n का मान कौन होता था? mg cos थीटा। इस तरह से देखा जाए तो फ्रिक्शन जो पीछे काम करेगा F बराबर म्यू mg cos थीटा, म्यू mg cos थीटा काम करेगा। ये फ्रिक्शन फोर्स पीछे म्यू mg cos थीटा, सही कि नहीं? हाँ, ये दिक्कत है। यहाँ पर था म्यू mg वाला कहानी, वहां हो गया म्यू mg cos थीटा। बाकी तो ठीक है कि कितना दूर चलाई, यहाँ से यहाँ चला ना, यहाँ से यहाँ लाना है ना, यहाँ से यहाँ लाने में कितना काम हुआ। तो देखो ई चुकी दूरी कितना है? L। क्वेश्चन में बताया गया है कि नीचे वाला बेस कितना है? L, लेकिन हमको चाहिए डिस्प्लेसमेंट तो ही बताया ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने के दौरान फ्रिक्शन में से कहाँ लगेगा? पीछे ही लगेगा। और यहाँ से यहाँ तक आने का निकालो भाई कितना लंबाई है, तो जब बेस L हो तो हाइपोटेनस कितना होता है? L sec थीटा। जब बेस कितना हो? L, आधार है L, करने निकाल लो तो आ जाएगा L sec थीटा। और तब यहाँ से साफ पता चल जाएगा बर्डन बाई फ्रिक्शन बराबर म्यू mg cos थीटा, पीछे ना L आगे जाएगा L sec थीटा cos 180, cos 100 आंसर आएगा cos थीटा गुने sec थीटा बराबर 1, cos 1 माइनस 1 बराबर माइनस म्यू mg, माइनस म्यू mg। तो फिर तो वही आ जाएगी माइनस म्यू mg जैसा। तो हम बता रहे हैं बात कि ई वाला लंबाई पर डिपेंड करता है मेन बर्डन बाई फ्रिक्शन। इंक्लाइन प्लेन वाला में, इंक्लाइन प्लेन वाला में इस लंबाई पर डिपेंड करता है फ्रिक्शन, बेस वाले लंबाई कि कितना ऐसे चला है, इससे मतलब नहीं है। देखो होता क्या इसमें, ये बात पहले समझो। cos थीटा sec थीटा क्या हो गया? कट गया। cos थीटा गुना sec थीटा बराबर 1, तो थीटा से तो कोई मतलब रहा नहीं इसको। किसी को ऐसा लगता है सोचने में थोड़ा सा, और लगना भी चाहिए कि अगर ये मान लिया जाए कि थोड़ा सा और ऊपर रहता, थोड़ा सा और ऊपर रहता, थोड़ा ज्यादा लंबा चलना पड़ता, अगर थोड़ा सा और नीचे रहता थोड़ा सा कम चलना पड़ता, थोड़ा सा और नीचे रहता थोड़ा सा और कम चलना पड़ेगा। लेकिन हर एक बार आपका आंसर आएगा माइनस म्यू mgl। ऐसा इसलिए क्योंकि याद रहे जो फॉर्मूला है इज नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा। ये जो फॉर्मूला थीटा पर डिपेंड नहीं करता। तो हम ये बताना चाहते हैं इस फॉर्मूला के थ्रू कि जैसे कि मान लिया जाए कि आप ब्लॉक को यहां से लाएं, समझिएगा ये बात, यहां से यहां ले जाओ ब्लॉक को इस रास्ता पर, या तुम यहां से यहां ब्लॉक को ले जाओ, या कहीं यहां से यहां ब्लॉक को ले जाओ, इस तीनों में से किसी पर ब्लॉक को रखो और यहां तक ले जाओ कि सबका तो अलग अलग ना होगा, थीटा का मान क्या है सबका अलग अलग। लेकिन अगर हर एक जगह फ्रिक्शन का मान कितना है? म्यू, आई दूरी कितना है? L, तो आप कैसू लेके जाइए, इस इंक्लाइन प्लेन पर से लेके जाइए, या इस इंक्लाइन प्लेन पर से लेके जाइए, या इस इंक्लाइन प्लेन पर से लेके जाइए, इस हर एक तीनों सवाल में बर्डन बाई फ्रिक्शन का मान आएगा माइनस म्यू mgl। सेम आंसर आएगा, थीटा से कोई मतलब नहीं, बस नीचे L अगर चला है, फ्रिक्शन अगर म्यू है तो आंसर आएगा माइनस म्यू mgl। होता ही है कि सबको लगता है कि जैसे से ऊपर जा रहा है वो तो लंबाई बढ़ता जा रहा है, तो काम तो ज्यादा होना चाहिए। शुरू वाला इंक्लाइन प्लेन का लंबाई कम है, उसके ऊपर का इंक्लाइन प्लेन का लंबाई ज्यादा है, उसके ऊपर थोड़ा सा और ज्यादा है। लेकिन दिक्कत ही है कि जैसे लंबाई बढ़ता जाता होगा वैसे वैसे फ्रिक्शन का मान घटता जाता होगा। थीटा का मान बढ़ेगा, थीटा का मान बढ़ेगा तो cos थीटा का मान घटेगा और sec थीटा का मान बढ़ेगा, मिला जुला के बाद वहीं पर आ जाएगा। एक तरफ फ्रिक्शन घटता जाएगा, एक तरफ डिस्प्लेसमेंट ही बढ़ता जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट, जब स्ट्रेट लाइन है तो दोनों बोल सकते हैं, बढ़ता जाएगा। और हर हाल में cos थीटा गुने sec थीटा का मान कितना आएगा? वो नहीं आएगा, कटना ही कटना उसको। इसलिए देखने में ऐसा लगता है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कम है, अगला का थोड़ा ज्यादा है, अगला थोड़ा और ज्यादा है, यहाँ काम ज्यादा किया होगा फ्रिक्शन। डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल भले किया है या डिस्टेंस जो भी बोलो स्ट्रेट लाइन है तो, लेकिन जैसे से ऊपर जाता होगा फ्रिक्शन का मान क्या होता होगा? घटता जाता होगा।
ये तो स्वाभाविक है बात, थोड़ा सा और नीचे रहेगा तो कम स्लिप करने का चांस है, ऊपर रहेगा तो ज्यादा स्लिप करने का चांस है। मतलब जैसे ऊपर जाता होगा फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता होगा, घटता होगा फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि नॉर्मल घट जाता होगा। n बराबर mg cos थीटा, थीटा का मान बढ़ेगा cos थीटा का मान घटेगा। इसलिए हर हाल में किसी तरह से ब्लॉक आए, नीचे अगर L है यहाँ पर म्यू है तो आंसर आएगा हमेशा माइनस म्यू mg L। इस तरीके से एक छोटा एग्जाम्पल आप ये भी समझ सकते हैं यहीं पर कि मान लो कि ऐसे आया बस, यहाँ मान लीजिए कि फ्रिक्शन है म्यू, यहाँ फ्रिक्शन कितना है म्यू, और ये जो डिस्टेंस है कितना है L1, आई डिस्टेंस कितना है L2, और दोनों जगह म्यू है, यहाँ पर एक मास का एक ब्लॉक। तो बताओ कि जब ये पॉइंट ई पार्टिकल यहाँ से यहाँ आएगा फिर यहाँ से यहाँ आएगा, बताओ इसमें फ्रिक्शन ने कितना काम किया। तो पहले यहाँ से यहाँ का अलग निकालना आंसर, अब आएगा माइनस म्यू mg L1, L1 ने बेस है इसका, ये L1 तो ये भी कितना हुआ L1, तो माइनस म्यू mg L1। अब इसका अलग सोल्व करो, इसका बेस कितना है L2, तो माइनस म्यू mg L2, बाकी जो भी हो माइनस म्यू mg कॉमन हो जाएगा, अब आ जाएगा L1 प्लस L2। इसी ढंग पर एक दूसरा सवाल और देख लो, जैसे कि मान लिया जाए कि एक ब्लॉक है जिस रास्ता से आया, 3 बार में यहाँ पहुंचा, इसका मान लो बार μ1, इस बार मान लो μ2, इस बार मान लो μ3, और ये मान लो कि L1, और यहां से यहां तक का ये सामने मान लो कितना हुआ ये L2, और ये मान लो कि L3, और यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है मास। अब यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ, इस दौरान फ्रिक्शन ने कितना काम किया, तो यहाँ से यहाँ तक आने का काम होगा माइनस μ1 mg L1, अगला स्टेप वाला काम होगा माइनस μ2 mg L2, और अगला स्टेप वाला काम होगा माइनस μ3 mg L3। इस तरह से आंसर आ जाएगा तीनों का। हर हमेशा याद करना चाहिए कि माइनस म्यू mg L, 3 सेक्शन में तो 3 बार आंसर लिखेंगे, माइनस म्यू mg L1, माइनस μ2 mg L2, माइनस μ3 mg L3। एक सवाल ये भी आता है कि मान लिया जाए कि एक ऐसा प्लेन है, यहाँ पर कितना है म्यू, एम मास का ब्लॉक है, तो बताओ जब एम मास का ब्लॉक यहाँ से यहाँ आएगा इस तरह से, और ये लंबाई कितना है L, इस दौरान फ्रिक्शन कितना काम करेगा, फिर से आंसर आएगा माइनस म्यू mg L। हम ये बात समझ सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाने में, जिसे कैसे इस सवाल में 2 इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना इंक्लाइन प्लेन से गुजरना पड़ा 2, आप समझ लो कि इस सवाल में इनफिनाइट इंक्लाइन प्लेन पर से होकर गुजरना पड़ा, तो इनफिनाइट से गुजरना पड़े चाहे 2 पर से, हर एक बार तो आंसर आएगा माइनस म्यू mg L। म्यू है ना खाली, इसको ढेर सारे आप इस तरह से प्लेन में बांट लो, ऐसे सही कि नहीं, ऐसे बांट लो ढेर सारे प्लेन में, और सबका अपना अपना लेंथ अलग अलग होगा, माइनस म्यू mg L1, माइनस म्यू mg L2, माइनस म्यू mg L3, माइनस म्यू mg L4, फिर L5, फिर L6, ऐसा कुछ, लेकिन जोड़ेंगे तो कितना का सब L ही आएगा, बुझा नहीं। ये 2 बार में जो काम हुआ है वो काम कितने बार में हुआ है, इनफिनाइट बार में समझो, हर एक पॉइंट पर इंक्लिनेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन फिर भी आंसर आएगा इसका माइनस म्यू mg L। सही कि नहीं, इस तरह का सवाल खूब काम आएगा जब हम आगे बढ़ेंगे एनर्जी वाला में, तो काम आएगा। 1-2 सवाल और कराते हैं फ्रिक्शन वाला।